हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं फॉर पीएसयू प्रिपरेशन फॉर सीए या सीएमए। ठीक है, जो भी पीएसयू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि लॉ में आपका चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, पीएफ एक्ट और इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट या फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये सब चैप्टर्स आप लोगों के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सभी चैप्टर के लिए मैं आप लोगों के लिए एक क्युमुलेटिव बहुत सारे एमसीक्यू लाया हूं। तो इसका ट्रेंड चल रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। मैं क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर अप कर चुका हूं। आज हमने फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक हम आज डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक मारिए और फिर आगे बढ़ने के पहले, मतलब मेरे क्लास स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो भी आपको पास तुरंत पहुंचता जाएगा, ताकि अब वो जल्दी जल्दी आप कवर अप करते जाइएगा। आप इस वीडियो पे आपको जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ पीएससी प्रिपरेशन भी होता है। तो ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने से मतलब है कि एक ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड फिर आपको पीएससी प्रिपरेशन भी दोनों मिल जाता है। और जो लोग सीएमए का है तो उनको नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी हर चीज मिलता है। सीएमए इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम से रिलेटेड, चाहे पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड, चाहे कुछ भी होता है, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक ऑलरेडी कवर हो चुका है। अभी हम लोग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है, अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी मोर देन 75% ऑफ वेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, 75% ऑफ वेजेस हाईलाइट नहीं हो रहा। ठीक है, 75% ऑफ वेजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का क्वेश्चन था कि अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 में बोलता है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी मोर देन। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर पेमेंट करता है तो बोलता है अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो 75% ऑफ वेजेस का डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, 61 का हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट द इंश्योर्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट। जो इंश्योर्ड वर्कर है उसको रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट, उसको कम से कम 78 डेज का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, 78 डेज इन ए कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ। एम्प्लॉय स्टेट, फिर से मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट in order to qualify for sickness benefit the insured worker is required to contribute for। जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इसलिए बनाया गया कि जो भी एम्प्लॉय कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हीं लोगों का इलाज करवाने के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया। और इसमें यह भी है कि जो एम्प्लॉय इसमें इलाज जिसका हो रहा है, मतलब जो भी इल हो चुके हैं, मतलब बीमार जो हो चुके हैं, तो उनको इलाज भी होगा। इसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में सब कुछ दिया हुआ है कि 3.25% एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जितना भी उसका सैलरी या वेजेस होता है, और जो एम्प्लॉय होता है उसका वेजेस से भी 0.75% ऑफ द सैलरी एंड वेजेस का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। ठीक है, एलआईसी करवाती है सब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब, तो इसमें बोलता है कि द अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट द इंश्योर्ड वर्कर इज टू कंट्रीब्यूट फॉर। तो कंट्रीब्यूट कितना होता है? कंट्रीब्यूट किया जाता है 78 डेज इन कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर 6 मंथ का 6 मंथ अगर कोई एम्प्लॉय अगर बेड रेस्ट रहता है, मतलब बीमार रहता है, तो फिर उसको 78 डेज का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है अंकित परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम अनुज। अंकित है जो परचेस किया गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम अनुज इन लिeu ऑफ कैश पेमेंट। अंकित accepted a bill of exchange 20,000 to be payable after 3 months is a example of genuine bill।
ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ जेन्युइन बिल। क्या बोलता है, फिर से बताता हूँ आपको। अंकित परचेस कर रहा है गुड्स 20,000 फ्रॉम अनुज से, ठीक है, गुड्स परचेस कर रहा है 20,000 का अनुज से, ठीक है। इन इल्यू ऑफ कैश पेमेंट अंकित एक्सेप्टेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ जेन्युइन बिल। जैसे कि अंकित कुछ परचेस कर लिया, ठीक है, 20,000 रुपये का कोई भी सामान ले लीजिए, ठीक है, कोई भी सामान खरीदा, तो उसको पैसा ना दे करके, मतलब जो कैश पेमेंट पैसा ना दे करके कैश, उसके जगह पर उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज उसको थमा दिया कि लो 3 महीना के बाद तुम इसको रिडीम कर लेना बैंक में जा करके। तो बोलता है कि किसका एग्जाम्पल है, तो ये जेन्युइन बिल का एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स। जेन्युइन है कि 20,000 है, 20,000 अभी देना था तो 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज थमा दिया, बोला कि चलो 3 महीना के बाद तुम अपना बैंक से जाकर के तुम रिडीम करवा लेना, ठीक है। 63 का ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन द फ्लोइंग सिचुएशन शैल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वेयर द एक्सेप्टर, ठीक है। तो इसको बोला है कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वेयर द एक्सेप्टर क्या होगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगा अंडरटेक टू पे ओनली 10,000 फॉर ए बिल ड्रॉन फॉर 15,000, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझाता हूं। बोलता है कि अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 1881 में नेगोशिएबल एक्ट को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। बोलता है कि वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन द फॉलोइंग सिचुएशन शैल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वेयर द एक्सेप्टर। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किसको बोला जाएगा नेगोशिएबल एक्ट के अंदर, जो कि 8081 में पास हुआ था। तो उसमें बोलता है कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। मैं आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को मैं बताता चल रहा हूँ। इसमें बोलता है ऑप्शन ए में कि अंडरटेक टू पे ओनली 10,000, अंडरटेक टू पे ओनली 10,000, आपको सिर्फ 10,000 रुपये पेमेंट करना है फॉर ए बिल ड्रॉन फॉर 15,000, ठीक है। बिल अगर आप 15,000 का अगर ड्रॉ कर भी चुके हैं तो फिर आप अगर 10,000 पेमेंट करते हैं तो फिर वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि अगर आपके पास 15,000 रुपये है तो फिर आप 10,000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, अगर आपके पास 15,000 रुपये है तो आप 10,000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है वेयर ए पार्टनरशिप फॉर्म इज कंटिन्यूड, वेयर ए पार्टनरशिप फॉर्म इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्टॉक। तो इसको बोला जाता है पार्टनरशिप एट बिल, ठीक है। बोलता है कि पार्टनरशिप अभी भी चल रहा है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो इसको पार्टनरशिप एट बिल बोला जाता है, ठीक है। जब तक मन करेगा तब तक चलता रहेगा, तो ठीक है। तो 65 का ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एक पर्सन है जो पार्टनर नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, बट ही मे लायबल फॉर द फॉर्म डेट एज इफ ही वाज ए पार्टनर सच ए पर्सन इज कॉल्ड। इसको बोला जाता है पार्टनर बाय इस्टॉपेल, ठीक है। ये पार्टनर बाय इस्टॉपेल जो होते हैं इनको एक तरह से मतलब ये पार्टनर नहीं इनको माना जाता है। जो पार्टनरशिप फर्म होता है इनको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं माना जाता है, बट ये लेवल होते हैं फर्म का डेट के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉफिट भी तो लेते हैं ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67। 67 है ऑप्शन 67 हो गया क्वेश्चन नंबर। इससे बोलता है कि अंडर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 एवरी फॉरेन कंपनी सेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एवरी फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करता है आरओसी को, मतलब रजिस्ट्रार मतलब आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मतलब along with the financial statement in form FC3 होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को FC3 में फाइल किया जाता है, आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया जाता है, आरओसी को फॉरेन कंपनी फाइल करता है। FC3 which belong to the list of all the places of business established by the foreign company in India, ठीक है। ये जो फॉरेन कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करता है आरओसी को FC3 में, फॉर्म नंबर FC3 में, वो 6 मंथ के अंदर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी हो गया FC3। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोलता है बिजनेस इथिक्स आर नीडेड टू क्रिएट ए फेथ अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। बिजनेस इथिक्स आर नीडेड टू क्रिएट करता है, बिजनेस इथिक्स आर नीडेड टू क्रिएट करता है ए फेथ अबाउट क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट। द कस्टमर हैव मोर ट्रस्ट एंड फेथ इन द बिजनेसमैन हु फॉलो इथिकल रूल्स, ठीक है। बोलता है कि जो कस्टमर है
हैव मोर ट्रस्ट, जो कस्टमर है हैव मोर ट्रस्ट एंड फेथ इन बिजनेसमैन हु फॉलो इथिकल रूल्स, दे फील दैट सच बिजनेसमैन वुड नॉट चीट दम विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटेड। इसको बोला जाता है इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। जैसे कि कोई भी एक कस्टमर है वो ब्लाइंडली आंख बंद करके भी अपने सप्लायर, मतलब अपने सप्लायर को ले लीजिए, चाहे उसका कोई रिटेलर है, मतलब जहां से वो एक कस्टमर कहीं से भी परचेस करता है सामान, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स, तो वो आंख बंद करके भी सामान खरीद लेता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसको पूरी भरोसा है कि उस गुड्स का क्वालिटी अच्छा होगा, वो क्वालिटी अच्छा होगा गुड्स का, प्लस जो क्वांटिटी वो देता है, ये जो भी बेटिंग होता है उसका क्वांटिटी भी, बेटिंग जो भी मशीन यूज करता है फॉर बेटिंग के लिए, तो वो भी अच्छा है उसके यहाँ का। और जो प्राइस चार्ज करता है वो सप्लायर हो चाहे रिटेलर हो, जैसा कस्टमर होता है वैसा वो परचेस करता है। अगर बड़ा कस्टमर हो तो सप्लायर बड़ा के पास जाएगा, अगर छोटा डे टू डे रिलेटेड है वो रिटेलर के पास जाएगा। तो जो सप्लाई कर रहा है तो वो एक रिजनेबल रेट लेता है, ठीक है। तो वो फील करता है कि दे फील दैट बिजनेसमैन वुड नॉट चीट दम, ये फील करता है कस्टमर कि वो कभी इसको चीट कर ही नहीं सकता कस्टमर को। इससे बोला जाता है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर इट। इसको बोला जाता है इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। जो अपना कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ा चुका है मतलब मार्केट में, तो फिर उसको कुछ भी करने का दरकार ही नहीं बनता। इसको इसलिए ये सब पूरा डिटेल दिया था प्रोविजन। तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन बी होगा, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी, इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है होल्डर ऑफ पब्लिक कंपनी, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस should not place themselves under any financial or other obligation to outside individual or organization that might influence them in the performance of their official duty. This is the principle of integrity. इसको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फिर से पढ़ देता हूं। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, शुड नॉट प्लेस themselves under any financial or other obligation to outside individual। जो भी पब्लिक ऑफिस में, जो मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग बैठे रहते हैं वो शुड नॉट प्लेस themselves under any financial other obligation। जो पब्लिक ऑफिस में जो भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो शुड नॉट प्लेस themselves under any financial other obligation to outside individual। वो अपना मतलब क्या बोलता है, अपना डेजिग्नेशन को यूज करके गलत फायदा नहीं उठाएंगे अदर इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। और दैट मेट इन्फ्लुएंस दम इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। उनको गलत फायदा नहीं उठाना, उनको जो भी ऑफिसर है जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसको सिर्फ अपना ऑफिशियल ड्यूटी ही निभाना होता है। वो कुछ भी अपना गलत काम नहीं करता है, मतलब जो उसको काम है वो आकर ऑफिसर अपना काम निभाता है, ठीक है। तो इसे बोला क्या बोला जाता है, द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। इसको बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इथिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द। इथिकल कॉन्फ्लिक्ट कहां पे होगा, इथिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा वर्क प्लेस में, ठीक है। तो जहां पे काम होगा वहीं पे तो इथिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी अनइथिकल बिहेवियर। इसमें आप बताइए कि अनइथिकल बिहेवियर क्या होता है। अनइथिकल बिहेवियर अडल्ट्रेशन होता है, ठीक है, अडल्ट्रेशन होता है, वो अनइथिकल बिहेवियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है जस्ट इन पर्सनल। जस्ट इन पर्सनल मतलब होता है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ वही लोग मतलब लीगल राइट लेने के लिए भी लायबल होते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है प्रोविजन ऑफ ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 आर एप्लीकेबल टू सिनेमा या थिएटर एम्प्लॉइंग 5 और मोर पर्सन, ठीक है। जो ईपीएफ मतलब कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 है, ये एप्लीकेबल होता है सिनेमा थिएटर पे, जहां की अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर काम करते हैं कोई भी सिनेमा या थिएटर में, तो वहां पे भी पीएफ एक्ट लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर को पीएफ में पैसा डालना पड़ेगा,
ठीक है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है, आज एक मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो पीएफ है अभी करंट रेट जो है अभी 12% है पीएफ का। 12% सैलरी या बेजेस जो भी मिलता है एक एम्प्लॉय को, तो उसके सैलरी बेजेस से 12% करता है, और उतना ही अमाउंट जो एम्प्लॉयर होता है उतना ही अमाउंट देता है, 12% ही देता है सैलरी और बेजेस का अपने एम्प्लॉय का। बट जो 12% देता है उसमें 8.33% पेंशन में जाता है, ओनली 3.67% ही पीएफ में जाता है, तो टोटल पीएफ हो जाता है 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस होने पे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर हैज राइट टू अवेल इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेड टू पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, बोल रहा कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनर क्या करेगा, द पार्टनर हैज राइट टू अवेल इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेड टू पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोलता है, ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द सेलर टू रेज द प्राइस बाय फिक्टिशियस बिड्स, सच पर्सन इज नोन एज, इसको पफर भी बोला जाता है, बाय बिडर भी बोला जाता है, डिकॉय टैक्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ चुके होंगे। बोलता है कि ये पर्सन है वो एम्प्लॉय कर लेता है, ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय सेलर, ए पर्सन को एम्प्लॉय किया जाता है सेलर के द्वारा टू रेज द प्राइस बाय फिक्टिशियस बिड्स। जैसे कोई एक सेलर है, वो अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दामों पे ऑप्शन करना चाहता है, तो इसी के लिए वो एक किसी एक पर्सन को ऐसा बैठा देता है कि चलो तुम झूठ मूठ का प्राइस को बढ़ाते रहना, ठीक है, प्राइस को ऊपर करते रहना, फिक्टिशियस बिड्स करते रहना, ताकि जो भी अदर्स लोग जो कि जेन्युइनली खरीदने आए हैं तो वो भी थोड़ा, अगर वो जेन्युइनली खरीदने आए हैं तो वो खरीद कर ही जाएगा, तो इसलिए वो तो थोड़ा हाई प्राइस वो देंगे इसी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, जो भी फिक्टिशियस बिडर्स होते हैं तो उनको बोला जाता है पफर्ड, बाय बिडर, डिकॉय टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है, इन केस ऑफ बैंकर्स रिफ्यूजल टू ऑनर द चेक इन स्पाइट ऑफ सफिशिएंट फंड्स इन कस्टमर अकाउंट, द बैंकर इज लायबल टू कंपनसेट द ड्रॉयर। क्या बोलता है ना कि बैंकर रिफ्यूज कर दिया ऑनर द चेक इन स्पाइट ऑफ सफिशिएंट फंड टू कस्टमर, मतलब एक जो ड्रॉयर होता है, ड्रॉयर मतलब यह हुआ कि जो कि पैसा निकालने गया बैंक से। ठीक है, तो जो बैंक है वो ड्रॉई हो गया। ठीक है, जो ड्रॉयर है पैसा निकालने गया बैंक से, और ड्रॉई बोला जाता है, बैंक को ड्रॉई बोला जाता है, और जो पैसा निकाला गया उसको ड्रॉयर बोला जाता है। ठीक है, तो ड्रॉयर पैसा निकाला गया बैंक से। ठीक है, बैंक मतलब ड्रॉई। ठीक है, तो बोला जाता है कि बैंक है कि पैसा रहते हुए नहीं दिया, इन केस ऑफ बैंक रिफ्यूजल टू ओनर द चेक इन स्पाइट ऑफ सफिशिएंट फंड कस्टमर, द बैंकर इज लायबल टू कंपनसेट। मतलब पैसा रहते हुए अकाउंट में वो जो बैंक है वो ड्रॉयर को पैसा नहीं दिया, तो उसे बोला जाता है, उसको क्या किया जाएगा, बैंक क्या करेगा, अपना ड्रॉयर को, उसको क्या करना पड़ेगा, लायबल टू कंपनसेट द ड्रॉयर। जितना भी ड्रॉयर का नुकसान हुआ है पेमेंट ना करने से बैंक को, उतना उसको हर्जाना देना पड़ेगा, मतलब कंपनसेशन देना पड़ेगा, लायबल टू कंपनसेट द ड्रॉयर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है, डिपेंडेंट बेनिफिट इज पेड एट द रेट ऑफ, जो डिपेंडेंट बेनिफिट है वो पेमेंट किया जाता है एट द रेट ऑफ 90% ऑफ वेजेस इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट। ठीक है, जो डिपेंडेंट बेनिफिट इज पेड एट द रेट ऑफ 90% ऑफ वेजेस इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, ही शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर। ठीक है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी में शैल कंस्टिट्यूट करते हैं ऑडिट कमेटी, उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो ऑडिट कमेटी है उसमें कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, तो मिनिमम तो 3 डायरेक्टर होना चाहिए। और ये भी बोलता है
कि ये जो ऑडिट कमेटी होता है ना, यही ऑडिटर को अपॉइंट करता है, और ऑडिटर का जो भी टर्म एंड कंडीशन होता है कि तुमको ये काम करना है, इंटरनल ऑडिट करना चाहे स्टैट ऑडिट करने के लिए अपॉइंट होता है, तो फिर जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका इंटरनल कंट्रोल बताता है कि तुमको क्या क्या करना है, और स्टैट ऑडिटर का फिर बाद में चेकअप करता है कि क्या ऑडिट किया, इंटरनल ऑडिटर को भी चेकअप करता है, और इंटरनल ऑडिटर और फिर जो स्टैट ऑडिटर है इसका फिर रेम्यूनरेशन भी यही ऑडिट कमेटी ही फिक्स करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ऑडिट कमेटी है वो लिस्टेड कंपनी में तो लगता ही लगता है, इसके बाद वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी में तो बनाना ही पड़ता है ऑडिट कमेटी, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उससे भी ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जहाँ की ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है, तो वो कंपनी है अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या मोर, किसी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या मोर, या फिर लोन बोरोइंग डिवेंचर 50 करोड़ या और मोर, और फिर लोन बोरोइंग डिवेंचर 100 करोड़ और मोर है, तो फिर उस कंपनी को भी एक ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोनस पेएबल टू एन एम्प्लॉय इज फिक्स्ड बाय वे ऑफ परसेंटेज ऑफ सैलरी और वेजेस एंड बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द परसेंटेज इज। बोल रहा है कि मैक्सिमम बोनस कितना दिया जाएगा, मैक्सिमम बोनस 20% दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बोनस एक्ट 1965 के अंदर। ठीक है, ठीक है, बोला कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोनस पेबल टू एम्प्लॉय फिक्स्ड बाय द परसेंटेज ऑफ सैलरी और वेजेस। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, तो मैक्सिमम 20% दिया जाता है सैलरी और वेजेस के, मैक्सिमम 20% ऑफ सैलरी और वेजेस। ठीक है, तो मिनिमम कितना दिया जाता है, मिनिमम कम से कम एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिनिमम वो 8.33% ऑफ सैलरी और वेजेस अपने एम्प्लॉय को उसको इतना बोनस देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 80। बिजनेस इथिक्स आल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट इथिक्स। जो बिजनेस इथिक्स है इसको कॉर्पोरेट इथिक्स बोला जाता है, इसे फॉर्म ऑफ अप्लाइड इथिक्स। ठीक है, इसे फॉर्म ऑफ अप्लाइड इथिक्स बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर आर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज कॉल्ड वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड से। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज इररिवोकेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इररिवोकेबल होता है एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। ठीक है, बोला पूछा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज इररिवोकेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है ए सॉर्ट ऑफ टैक्सिट अंडरस्टैंडिंग ऑब्लिक एग्रीमेंट अमंग द इंटेंडिंग बिडर्स टू स्टिफिल कंपटीशन बाय नॉट बिडिंग अगेंस्ट ईच अदर इन सच ए ऑक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि पहले से अंडरस्टैंडिंग हो चुका था कि हम दोनों लड़ेंगे नहीं। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। ए सॉर्ट ऑफ टैक्सिट अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट अमंग द इंटेंडिंग बिडर टू स्टिफाई कंपटीशन नॉट बिडिंग अगेंस्ट ईच अदर इन सच ऑक्शन। मतलब वो पहले से ही दोनों एक दूसरे में मतलब मिलजुल कर लिया कि चलो एक दूसरे से लड़ने से फायदा है कि हम दोनों का एक मोटिव रखें कि चलो तुम लो चाहे मैं लूँ, टेंडर कोई एक ले, तो ये होगा कि जो भी ऑक्शन का जो प्राइस जो ऊपर होते चल जाता है तो वो नहीं होगा। तो इससे ये होगा कि कभी मेरे को फायदा होगा, कभी तुमको फायदा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो भी ये करते हैं तो बोलता है कि नॉट बिडिंग अगेंस्ट ईच अदर ऑक्शन इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉकआउट एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब होता है ना कि दो लोग जब हाथ मिलाते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, करते हैं, आप लोग देखते हैं क्रिकेट मैच होता रहता होगा, तो उधर से सचिन तेंदुलकर आते थे और इधर से वीरेंद्र सहवाग जाते थे, तो सचिन तेंदुलकर चौका मारते आते थे तो वीरेंद्र सहवाग भी आधा पिच पे आकर के ऐसे करके हाथ मिलाते थे ना, तो इसको बोला जाता है नॉकआउट एग्रीमेंट। तो पहले से ही हाथ मिला देता है कि चलो दोनों मिल करके उड़ाना है सामने वालों को। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इतना इजी करके आपको बताता हूँ नॉकआउट एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन conditionally or for a special purpose or a collateral security not for the purpose of transferring property is called। इसको बोला जाता है escrow अकाउंट। ठीक है, इसको escrow अकाउंट बोला जाता है।
फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन कंडीशनली और फॉर स्पेशल पर्पस, कोई एक इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉन किया गया कंडीशनली और फॉर स्पेशल पर्पस के लिए किया गया, ड्रॉन एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया गया फॉर स्पेशल पर्पस, बट वो जो ड्रॉ किया गया कोई इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर उसे कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए ड्रॉ किया गया, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको ट्रांसफर करने के लिए नहीं, सिर्फ उसको कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए उसको ड्रॉ किया गया, तो उसको इस्क्रो बोला जाता है, ठीक है, उसको इस्क्रो बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्क्रो। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। व्हिच कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑक्युपायर टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस, ठीक है, तो इसको बोला जाता है सेफ्टी कमिटी। सेफ्टी कमिटी बनाएगा तभी तो प्रॉपर सेफ्टी एंड हेल्थ होगा वर्क प्लेस में, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन 85, बीच कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑक्युपायर। जो ऑक्युपायर क्या होता है, ऑक्युपायर मतलब वो लोग होता है कंपनी का कि जो कि अल्टीमेट कंट्रोल रखता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फैक्ट्री, चाहे जो भी बोलिए, ठीक है, इसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है पूरा फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी एंड हेल्थ केयर, तो वो सेफ्टी कमिटी का ये सब होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में आता है। क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इन डिस्प्यूटेड केसेस बोनस मस्ट बी पेड। बोनस एक्ट के अंदर बोलता है कि अगर डिस्प्यूटेड केस है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में डिस्प्यूटेड केस बोनस मस्ट बी पेड विथिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच अवार्ड बिकम इन्फोर्सेबल। जिस दिन मतलब अवार्ड बिकम इन्फोर्सेबल मतलब जिस दिन मतलब कोर्ट से फैसला हो गया उस दिन से 1 महीने के अंदर बोनस दे देना होगा, ठीक है। अवार्ड मतलब होता है कि कोर्ट का फैसला, विथिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच अवार्ड बिकम इन्फोर्सेबल, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोलता है बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म न्यू कंपनी। जो बिजनेसमैन है और इंडस्ट्रियलिस्ट है, टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म न्यू कंपनी, जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट है इनिशिएटिव लेता है कि एक नया कंपनी बनाएगा। देयर मेन फंक्शन इज टू मैनेज द कंपनी आफ्टर दिस प्रमोशन, दीज आर नोन एज, इसको बोला जाता है जनरल प्रमोटर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको जनरल प्रमोटर बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 88, द स्टडी ऑफ इथिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ऑपरेशनल एरिया, नेमली द, जो भी हम लोग जो स्टडी करते हैं इथिक्स जो स्टडी करते हैं उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया इनटू 4 ऑपरेशनल एरिया। पहला होता है मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स एंड फोर्थ वन होता है अप्लाइड इथिक्स। 88 का ऑप्शन सी हो गया, अप्लाइड इथिक्स। इसको आप नाम याद कर लीजिएगा, अप्लाइड, मेटा, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। मेटा, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड, 4 टाइप ऑफ ऑपरेशनल इथिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, इन सोशल एग्रीमेंट यूजुअल प्रिजम्पशन इज that the party do not intend to create legal relation between them। इन सोशल एग्रीमेंट यूजुअल प्रिजम्पशन क्या होता है? जिस सोशल एग्रीमेंट मतलब एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड में जो भी होता है एग्रीमेंट, तो वो लीगल नहीं होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी वादा करते हैं बट कोई भी तो वादा को फुलफिल नहीं करता है, मतलब जो बोलता है वो करता नहीं है, ठीक है। that the party do not intend to create legal relation between them, ठीक है। और इससे अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं होगा जो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है इन ए सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवियत एम्पियर विल नॉट अप्लाई वेयर देयर इज मर्चेंटेबल क्वालिटी, ठीक है। बोलता है कि इन ए सेल ऑफ गुड्स आज आप गुड्स बेचते हैं, इन ए सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवियत एम्पियर will not apply where there is merchantable quality, ठीक है। मर्चेंटेबल क्वालिटी नहीं अप्लीकेबल होगा जब आप मर्चेंटेबल
सॉरी, सेविएट इम्पिटर विल नॉट अप्लाई, सेविएट इम्पिटर अप्लाई नहीं होगा वेयर देयर इज मर्चेंटेबल क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी जहां पे आप सेल करते हैं कोई भी गुड्स को, इन सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सेविएट इम्पिटर विल नॉट अप्लाई वेयर देयर इज मर्चेंटेबल क्वालिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 90 तक। तो आगे का जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है, मोर देन 200 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में आप लोग के लिए। तो आगे का जो भी रिमेनिंग प्रोसेस है मैं आप लोग के लिए आगे का वीडियो में ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, ताकि कम कम समय में आप बोर ना हो। 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर के मैं 20 क्वेश्चन, किसी वीडियो में मेरे 20 MCQ रहते हैं, किसी वीडियो में मेरे 30 क्वेश्चन MCQ रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा और वीडियो को फैला दीजिए, मतलब जितना हो सके फैला दीजिए, मतलब जैसे तैसे, मतलब पूरा यूट्यूब पे वीडियो को फैला दीजिए कि कोई भी लोग सर्च करे तो मेरे को वीडियो आना चाहिए, तभी तो जाकर के मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मैं वीडियो इतना ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ, बट मैं जो देख रहा हूँ कि जितना मुझे व्यूज़ आना चाहिए उतना आ नहीं रहा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं फाइनल वालों के लिए अपलोड करता था तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था फ्रॉम यूट्यूब, लोग बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आते थे। बट फॉर CMA इंटरमीडिएट और PSU प्रिपरेशन के लिए जब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो व्यूज़ नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा तभी लाइक करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर अच्छा ना लगा होगा तो डिसलाइक भी मार सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। इससे तो मेरे को कुछ होना जाना है नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि मेरे चैनल पे कोई तो ऐड वगैरह आता नहीं है, तो मेरे को इससे कोई बेनिफिट है नहीं। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोग के लिए बेनिफिट के लिए ही वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर करिए, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ जॉब का भी तो दोनों चीज़ मिलता है। ठीक है, पढ़ाई तो मिलता ही है, पढ़ाई तो मैं करता ही, मतलब आप लोग के लिए मैं देता ही हूँ जो भी आप लोग को चाहिए। और अभी बता भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि और भी कौन सा पेपर के लिए आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए, और उसके बाद जो भी जॉब आता है मार्केट में वो भी मैं आप लोग के लिए बताता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।